हेलो फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट जीएस टॉपिक रिवीजन में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जल्दी से आगे रिवीजन करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फाउंडेशन डे ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो वो आप अपनी स्टेट का देख सकते हैं, जोन सी भी आपकी स्टेट हो। तो मैं अपना हरियाणा का देख लेता हूँ। तो 1 नवंबर सन 66 में बना मेरा हरियाणा था। तो हरियाणा पंजाब 1 नवंबर का है, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सबका 1 नवंबर ही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का याद कर सकते हैं 26 अक्टूबर, और तेलंगाना का 2 जून। तेलंगाना 2 जून, 2 बूंद से याद कर सकते हैं 2 जून, तेलंगाना की तेल की बूंद 2 जून। और जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर। 31 अक्टूबर का है यूनिटी डे, तो उसे 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर डे। उसके बाद है कौन से देश से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी पार्ट कहाँ से लिया है। तो यूएसए से है, जो वो मेन आपको बता देता हूँ। प्रीएम्बल यूएसए से है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे, जिसके लिए दंगे होती रहती है, हमारा राइट है, हमारा राइट, वो भी यूएसए से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू की इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किसी भी रूल का, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से ही है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। बाकी आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर में आते हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश से है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश से है, और रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिट्स कहाँ से लिया तो वो ब्रिटिश से। इसको याद करने का सीधा तरीका है, डब्ल्यू को बी बनाए तो ब्रिट्स होगा ब्रिटेन, तो सीधा ब्रिटेन से रिट्स लिए हैं। उससे आगे चलते हैं तो है कनाडा। कनाडा से है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ क्वासी फेडरल फॉर्म कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कनाडा से। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो भी कनाडा से ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कनाडा का। उससे आगे चलते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी थी, तो आयरलैंड से है। तो कैसे याद करना, डायरेक्टिव में से डी हटा, आयरलैंड होगा, तो सीधा आंसर आयरलैंड हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से है, ये आपको याद करना है। उसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो फ्रेंच से लिया है। फ्रेंच से देखो FR से, FR ये याद कर सकते हैं, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी। ये तीनों प्रीएम्बल में, इन तीनों का आइडिया जो है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो बार याद कर सकते हैं फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, जो भी डबल है बस वो कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग, और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 2 इंपॉर्टेंट वो है जॉइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यूएसएसआर जो रसिया, अब उससे कौन सा लिया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो बाद में ऐड की गई थी वो यूएसएसआर से ली गई थी। इसको याद कर सकते हैं कि हमारे वार में रसिया ने इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ निभाई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हासिल लिए रसिया से, यूएसएसआर से। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन, जो नीति आयोग हो गया प्लानिंग कमीशन, वो भी यूएसएसआर से ही लिया था। उसके बाद है साउथ अफ्रीका से, जहाँ से AB डिविलियर्स प्लेयर है क्रिकेट के, तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमें, अमेंडमेंट। नए नए शोर्स निकल के आते जैसे वीडियोस, वैसे अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, वो भी साउथ अफ्रीका से लिया हमने। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जर्मनी से जो हमने लिया वो इमरजेंसी नहीं ली है, हमने जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो जाते हैं, वो जर्मनी से लिया हमने। तो ये कहाँ से लिया गया इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आज़ाद होने से पहले जो हमारे यहाँ पे चल रहे थे लोग, उन्हीं से लिया है इमरजेंसी प्रोविजन, पहले से ही था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था इमरजेंसी प्रोविजंस, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी है वो है जर्मनी से, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद है रसिया से। ये रसिया से जो बाद में हुआ था, ये तो आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, ये सब रसिया से ले रखा है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके अलावा है जो गवर्नर्स पहले से था, जनरल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सब कुछ पहले से था।
और जुडिशियरी और पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस थे वो भी पहले से ही था। तो ये कौन से देश से कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें लिया है। उससे आगे चलते हैं तो है ये सभी पार्ट्स हैं, पार्ट टोटल है 22 और अब हो चुके हैं वो 25, मतलब कि ए अमेंडमेंट जोड़ के 25 है, वैसे 22 है। तो देखते हैं कौन से पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। तो पार्ट 1 से लेके 4 तक एक साथ याद करते हैं। तो है पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बाद पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में DPSP। उसके बाद पार्ट 4 ये बाद में जोड़ा गया था, उसमें था फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इनको याद करते कैसे याद करनी है। तो आर्टिकल 1 to 4 में सबसे पहले क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में। उसके बाद आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप पार्ट 2 में। फिर है 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। उसके बाद है 36 से 36 से 51, 36 से 51 तक है DPSP पार्ट 4 में। उसके बाद 51A जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से, वो है पार्ट 4A में। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो ये आपको याद रखना आएगा इस आज के दिन। और उसके अलावा ये 4 पार्ट आपको याद हो चुके हैं। उसके अलावा आगे क्या देखते हैं क्या है। तो उसके बाद पार्ट 5, सबसे पहले क्या आएगा पार्ट 5 में सेंटर यूनियन। उसके बाद सेंटर के अलावा पार्ट 6 में क्या होता है स्टेट, सेंटर क्या था कि स्टेट। पार्ट 7 रिपील हो चुका है। पार्ट 8 में है जो वो है सेंटर स्टेट क्या जाएगा यूनियन टेरिटरी। तो ये अपना पूरा देश हो गया सेंटर स्टेट यूनियन टेरिटरी लाइन में। 5 6 7 है नहीं तो 8, 5 6 8 में सेंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। उसके बाद है पार्ट 9, तो पार्ट 9 में है पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के 9 और 9A हैं और इनके आर्टिकल्स पेपर में आते हैं कौन से हैं। तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है पंचायत और 243P से लेकर 243ZG तक है म्यूनिसिपैलिटी। तो कैसे याद करना है, 243 से 243O ये तो पंचायत का है सीधा सीधा। उसके बाद ये P से लेके ZG, तो जी सिनेमा में ZG, तो ZG दोनों एक साथ हैं, P से लेके ZG। तो ये है म्यूनिसिपैलिटी के। P से याद कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी में मतलब मेरे फादर है तो उससे मेरे को याद है कि P से पापा, म्यूनिसिपैलिटी में है तो P से ZG। उससे आगे चलते हैं 243 से 243O, 243P से 243ZG। उसके आगे है ये एक बार देख सकते हैं ZH से ZT है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर है पार्ट 10, पार्ट 10 में क्या है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। पार्ट 10 बस शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। उसके अलावा पार्ट 11 में दोनों हाथों की एक एक उंगली उठाएं तो पार्ट 11 एक और 11 होता है। तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक उंगली सेंटर एक उंगली स्टेट, तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद पार्ट नंबर 12 में आता है 1 दर्जन केले, तो केले का व्यापार है तो फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद पार्ट 13 तो बिजनेस में क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो पार्ट 13 में गुड्स है, पार्ट 14 में सर्विसेज है। तो पार्ट 13 में क्या है ट्रेड कॉमर्स और पार्ट 14 में है सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस जितनी भी है। उसके बाद पार्ट नंबर 14A में है ट्रिब्यूनल्स, जो भी छोटे मोटे कोर्ट्स होते हैं और ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A में है। उसके बाद पार्ट 15 में 5 उंगलियां हमारे हाथ में है, उसको 3 बार उठाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो एक हाथ का मतलब है इलेक्शन, मतलब कांग्रेस का हाथ है जो उसको मान सकते हैं। तो 5 15, तो 3 बार हाथ उठाएंगे तो मतलब कांग्रेस का साइन है, मतलब कि इलेक्शंस होंगे पार्ट 15 में। उसके बाद पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 16 में स्पेशल 16 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। उसके बाद पार्ट 17 पे खतरा है ऑफिशियल लैंग्वेज का, लैंग्वेज बेसिस पे देश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब स्टेट बनाई जा रही थी, तो 17 पे खतरा लैंग्वेज का है। उसके बाद है 18 पे इमरजेंसी प्रोविजंस, 18 इमरजेंसी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो, 18 और 20। 18 में है इमरजेंसी और 20 में अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट करने के दोनों हाउस में पास करना पड़ता है, 2 एक्स हैं अमेंडमेंट, पार्ट 20 एक्स और एक्स।
मतलब कि दोनों में पास करना याद कर सकते हैं। तो 20 अमेंडमेंट और 18 में है इमरजेंसी। 18 साल का होते हैं, इमरजेंसी लग जाती है, याद कर सकते हैं आप। वैसे ट्रिक के साथ वैसे कुछ बात नहीं है। तो जैसे ही 18 साल का था इमरजेंसी लगी, तो 18 इमरजेंसी और 20 में अमेंडमेंट है। इनके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो अमेंडमेंट का है 368 और इमरजेंसी का है 52, 56, 60, 352, 356, 360। तो पार्ट 19 मिसलेनियस इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 21 में टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजंस और पार्ट 22 में है शॉर्ट टाइटल्स। आगे चलते हैं। उसके बाद है ये फंडामेंटल राइट्स कौन से में कौन सा है। तो इक्वलिटी 14 से 18 तक हमने पढ़ा था कि 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी के हैं। 19 से 22 तक फ्रीडम। उसके बाद मतलब ये एक बार डिटेल में करने पड़ेंगे, तो दूसरी PDF में देख लेता हूँ मैं, डिटेल में यहाँ पे होंगे ये। तो ये आगे हैं। तो पार्ट 14 में क्या है। तो पार्ट 14 में इक्वलिटी बराबर, 14 में है बराबर सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। 14 में है सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी। 16 मेरा जन्मदिन है, तो 16 से याद कर रखा, मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल मिल रही है। 17 पे खतरा अनटचेबिलिटी का, जो छुआछूत की बीमारी थी अनटचेबिलिटी, 17 पे खतरा अनटचेबिलिटी का। 18 6 थी। 18 जब लूडो खेलते हैं तो उसमें 3 बार 6 अगर आ जाता है तो क्या होगा, तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल, मतलब अगर तीनों 6 आ जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे लूडो किंग। उसको लूडो किंग का टाइटल दे देंगे कि 3 से आ गए भाई तू जीत गया, टाइटल दे दिया लूडो किंग। तो टाइटल नहीं देना, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 6 थी 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद है आर्टिकल 19 में, तो ये 19, 20, 21, 22 हैं। जो 19 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 20 में है एक, आपको 2 दिख रहा है 20 में, तो ड्यूअल जियोपार्डी, मतलब कि एक क्राइम के लिए 2 सज़ा नहीं मिल सकती, ड्यूअल जियोपार्डी। उसके बाद है 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और 21A है राइट टू एजुकेशन, बाद में जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 में है दो हमारा आदमी वापस दो, मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था उसको वापस दो हमारा आदमी वापस दो। यहाँ पे देख सकते हैं दो हमारा आदमी वापस दो। और 20 में देख सकते हैं कि ड्यूअल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए 2 सज़ा नहीं मिलेंगी। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 21A में राइट टू एजुकेशन। फिर आर्टिकल 23 और 24, तो 24 में है 2 दर्जन केले। तो 24 में 2 दर्जन केले लेने के लिए बच्चा भी था, तो चाइल्ड लेबर होगी। तो 24 में है चाइल्ड लेबर, और 23 में है उस चाइल्ड को उठाई लिया है, तो 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो 24 में है चाइल्ड लेबर और 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और फिर उसके बाद है 25, 26, 27 फ्रीडम रिलीजन के बारे में है। तो कौन से में कौन सा देखते हैं, 25, 26, 27, 28। तो 25 है 5 का स्क्वायर, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में क्या है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यह 25 में। 27 में क्या है, 27 है 9, 27 है 3 का क्यूब 27 है। तो नो टैक्स, किसी भी धर्म को कोई टैक्स पे नहीं करना है देश में, तो वो है 27। उसके बाद 26 और 28 बच गए। तो 26 में है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप किसी भी रिलीजन का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। उसके बाद 28 में है किसी भी रिलीजन को अटेंड कर सकते हैं, 28 में ये है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 और 27। तो 25 में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, 27 में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, 27 में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी 26, 28 आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। 26 में किसी भी धर्म का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और 28 में किसी भी धर्म को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज़ के बारे में है। तो 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, और 30 में है कि किसी भी माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी का 29 और 30। उसके बाद है 31 जो कि रिपील हो चुका है। आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, हर एक किसी न किसी एक सीट में तो आता ही आता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसी में रिट है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सारी रिट है, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो,
प्रोहिबिशन सरसरी। हीबस कॉर्पस, कॉर्पस में कोप है, कोप मतलब पुलिस, तो पुलिस हीबस कॉर्पस में है कि पुलिस बिना बात किसी को नहीं उठा सकती है, ये है हीबस कॉर्पस में। उसके बाद मंडेमस, मंडे वो काम नहीं कर रहा है तो सरकारी दफ्तर में बैठ के अगर कोई काम नहीं कर रहा तो मंडेमस लगा सकते हैं। उसके बाद क्यों वारंटो, किस वारंट से आप यहाँ पर काम कर रहे हो, मतलब आपके पास कोई वारंट है या नहीं है और किसी जगह पे काम नहीं कर रहे हो आप, तो वो है क्यों वारंटो। उसके बाद प्रोहिबिशन और सरसरी, तो अगर किसी गलत कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस कोर्ट को अगर डिसीजन आने से पहले रोक देते हैं तो वो है प्रोहिबिशन। और अगर गलत कोर्ट में केस चल रहा है और उसको रिजल्ट आने के बाद उसको पता चलता है तो वह सरसरी। तो प्रोहिबिशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर पहले ही रोक देते हैं तो वह प्रोहिबिशन, बाद में पता चलता है वो है क्योर, बाद में करना पड़ता है तो वह सरसरी। ये हो गए हमारी रीड्स। उसके बाद 33, 34, 35, 33 में 3 3, तो तीनों फोर्स है जो हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और ये तीसरी है नेवी, इन तीनों को और जितनी भी बाकी है फोर्सेस, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सभी को फंडामेंटल राइट्स, उन सभी के फंडामेंटल राइट्स को बंद किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, उनको पावर है। ये 33 में है। 34 में क्या, मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, ये 34 में है। और 35 आगे ऐसे ही है, आगे पेपर में नहीं आते। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है इमरजेंसी रिलीजियस प्रोविजंस है 52 से 65 को याद करा, 352, 356, 360। तो नेशनल इमरजेंसी 352 में, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल कहती है 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, जो भारत में आज तक नहीं लगी है। उसके बाद है अमेंडमेंट्स जितने भी हुए अभी तक के, तो उसे इम्पोर्टेंट याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल 9 लाया गया था लैंड रिफॉर्म्स का। उसके बाद एक और था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो था 44th 300A आर्टिकल आया था जिससे राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बना दिया गया था। तो बाकी यहाँ पे हम याद कर लेते हैं। तो अमेंडमेंट 15th है जो 1963 में, उसमें था कि रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट को 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है, 60 से बढ़ाकर 62 है हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट की एज है 60 से 62 कर दी है, 63 ईयर में, 60 से 62 कर दिए 63 ईयर में 15th अमेंडमेंट था। उसके बाद सिक्किम में 6 अक्षर हैं, तो सिक्किम में 6 खासकर 36वां अमेंडमेंट 1975, पूरा 75 में 36वां अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम की फाउंडेशन हुई थी इंडियन टेरिटरी में। उसके बाद 42nd में जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। तीनों नाम क्या है, तो है सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। तो इन SIS सिस्टर से याद कर सकते हैं। 3 वर्ड जो जोड़े थे वो थे SIS, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट इसमें सोवरन नहीं है, एस कहीं सोवरन लगा दो, सोवरन पहले से ही था। तो 3 जो वर्ड ऐड किए थे वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। उसके बाद 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10 है जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था। उसके बाद है अमेंडमेंट 61 जो कि है कि वोटिंग एज है जो 21 से घटाकर 18 कर दी, जो 18 साल के बच्चे वोट गिर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, वो 21 से 18 की उम्र की थी अमेंडमेंट 61 1988 में। उसके बाद है एरर 69, दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई थी, मतलब MLA के जो इलेक्शन होते दिल्ली में जहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट 1991 में, 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, पार्ट 9 और पार्ट 9A, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। उसके बाद 91st में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हो, मैक्सिमम 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर हो सकते हैं। जो भी मान लो किसी में 100 MLA हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 15 ही हो सकते, उससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बनाए जा सकते। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91st। उसके बाद है 100 में है कि बांग्लादेश के साथ कुछ साल पहले टेरिटरी को एक्सचेंज किया गया था। जो बांग्लादेश की साइड में इंडिया की थी वो बांग्लादेश को दे दी, और जो इंडिया की साइड में बांग्लादेश की थी वो भारत ने ले ली। तो एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी हुआ था बांग्लादेश के साथ, वो था 100 में, पूरे 100 में बांग्लादेश के साथ
एक्सचेंज हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है वो 101, 102, 103, 4, 5 है, ये सभी एक देख लेते हैं। 101 में जीएसटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101 में जीएसटी है, 101 में अमेंडमेंट था जीएसटी का। 102 में आता है दूसरा अक्षर था बी, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102। उसे 103 3 को उल्टा कर देंगे तो ई बन जाएगा, तो 103 में EWS। 104 में एंग्लो इंडियन की सीट थी जो लोकसभा में स्टेट असेंबलीज में, वो ख़त्म कर दी गई है। और 105 में है OBC, OBC को आगे 10 साल के बढ़ा दिया गया, वो 105 में है। तो ये सारे याद करने हैं आपको। 103 101 में GST, 103 में EWS और 105 में OBC, इन दोनों का EWS का ला दिया गया और OBC का बढ़ा दिया गया। ये थे हमारे अमेंडमेंट्स। इसके आगे चलते हैं तो वो है जितने भी शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो ये 12 शेड्यूल है, 5, 2, 7 और 3, 10 और 2, 12, तो 12 के 12 शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो कैसे याद करने हैं? टी का मतलब है यूनिट टेरिटरी, ई का मतलब है इमोल्यूमेंट्स, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, ए का मतलब ओथ एंड अफर्मेशन, आर का मतलब राज्यसभा में कितनी सीट है, एस का मतलब शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद है ओ में अदर शेड्यूल एरियाज, जिसमें है ATMM असम और है त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय, उसके शेड्यूल एरियाज की है, ये है छठा ओ। ये उसके बाद है फेडरल लिस्ट जो बनाई गई है, तीनों लिस्ट इसमें है 7वें में। उसके बाद है O ऑफिशियल लैंग्वेज, L लैंड रिफॉर्म, D से एंटी डिफेक्शन, P से पंचायत, M से म्यूनिसिपैलिटी है। 12 के 12 आप याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM 12 के 12 शेड्यूल हो चुके हैं आपके। उससे आगे चलते हैं तो है कि ये जो कमेटीज़ बनाई गई थी उसका हेड कौन था, तो जितनी भी यूनियन वर्ड वाली कमेटी है वे सारी थी जवाहरलाल नेहरू की। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद स्टेट कमेटी, स्टेट्स किसके अंडर थी, वो थी जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंस किसके अंडर थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जितने प्रोविंस थे वो कितने थे, 500 कुछ थे, वो सारे सरदार पटेल के अंडर थे। और स्टेट्स कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू, और सारी यूनियन वाली जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। उसका ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी BR अम्बेडकर के पास। और उसके अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, दोनों कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। उसके बाद फंक्शंस की थी कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके फंक्शंस पे कमेटी बनाई थी, वो थी GV मावलंकर के पास, जो कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। फंक्शंस की कमेटी थी GV मावलंकर के पास। उसके बाद कि कौन सी स्टेट से कितनी लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स हैं, तो एक तो अपनी खुद की याद कर लें और बाकी जो इंपॉर्टेंट है बड़ी बड़ी वो याद कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा है यूपी में, तो यूपी में कितनी 80 लोकसभा में यूपी की सीट्स हैं 80। उसके बाद है महाराष्ट्र में 48, उसके बाद है 42 वेस्ट बंगाल में, उसके बाद है 40 बिहार में, उसके बाद है 39 तमिलनाडु में। ये सारी थी बड़ी बड़ी। तेलंगाना में 17 है और हरियाणा में 10 है। ये सारी मैंने अपनी याद कर ली, सारी बड़ी बड़ी याद कर ली हैं। तो सीधा सीधा बताओ कि यूपी में कितनी, तो यूपी में है 80 लोकसभा की सीट, सबसे ज़्यादा यूपी में है 80। उसके बाद उसकी याद दी 40 बिहार में, यूपी बिहार एक साथ हैं, तो यूपी में 80, बिहार में 40। उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, महाराष्ट्र 48, तमिलनाडु 39। ये सारी याद हो गई आपको। और अपनी राज्यसभा की अपनी स्टेट की कर सकते हैं। हरियाणा में है, मेरे हरियाणा में है 5 राज्यसभा की सीट। और सबसे ज़्यादा है यूपी 31 सीट्स राज्यसभा की। उसके बाद है इम्पोर्टेंट कमेटीज़, आज का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमेटीज़। जो भी रिपोर्ट्स हैं, कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, और कौन सी पे क्या बेस्ड था वो देखते हैं। तो माली मठ कमेटी, तो मठ मार दिया मतलब कि क्राइम कर दिया है कुछ, तो क्रिमिनल जस्टिस के बारे में है माली मठ कमेटी, क्रिमिनल जस्टिस। उसके बाद है रंगराजन पैनल, टोटल डी कंट्रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्री, रंगराजन पैनल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद साइमन कमीशन जो भारत में आया था, उसमें कितने मेंबर थे, साइमन कमीशन, साइमन 7 याद कर सकते हैं आप सीधा, साइमन 7 साइमन कमीशन में से 7 मेंबर सारे ब्रिटिश मेंबर से, जिसकी चेयरमैनशिप साइमन से याद कर सकते हैं, जॉन साइमन ही थे। और भारत में लाहौर में आया था 1928 में। उसके बाद ये आपको याद करवा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इंडिया में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ी गई थी USSR से, वो किस की रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी, तो वो था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। उससे आगे चलते हैं तो है
इंटर स्टेट काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटर स्टेट काउंसिल का कौन से कमीशन था, तो होता सरकारिया कमीशन। बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ऑप्शन में आना ही आना, क्वेश्चन आए थे ना, ऑप्शन में जरूर आएगा। सरकारिया कमीशन किसका है, इंटर स्टेट काउंसिल का। जो आपस में एक दूसरे स्टेट के साथ मतलब लड़ाई हो जाती है, तो उसमें इंटर स्टेट काउंसिल में क्या करना है, तो वो सरकारिया कमीशन में बताया गया। सरकारिया कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। उसके बाद है विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी PPP मॉडल है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप जो भी कह सकते हैं आप। विजय केलकर कमेटी PPP, खेल गया PPP, विजय केलकर कमेटी PPP। उसके बाद है DK बासु गाइडलाइंस दी गई है, पुलिस को क्या करना है ड्यूरिंग अरेस्ट डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, डिटेंशन करना है, इंटरोगेट करना है, तो क्या गाइडलाइंस दी गई है, वो है DK बासु गाइडलाइंस, पुलिस के बारे में क्या क्या फॉलो करना उनको। उसके बाद मंडल कमीशन OBC के लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। कितना परसेंट है, 27% OBC को मंडल कमीशन में। उसके बाद एक और आया था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, वो था BP मंडल। दोनों मंडल वाले हैं, OBC को रिजर्वेशन 27% मंडल कमीशन में दी गई थी। मंडल कमीशन में 27% OBC को। आगे चलते हैं तो है ये रखा कि दिनेश गोस्वामी कमेटी किसके बारे में है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। जो भी इलेक्शन के टाइम पे इलेक्टोरल जो लिस्ट बनती है उनके रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में दिनेश गोस्वामी कमीशन, दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो दिनेश याद कर सकते हैं, यहाँ पे दिन में इलेक्शन होते हैं, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी है जो वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो ये था डे 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा सेशन, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल।